ना रुक ना थम तू, बस चलता चल, क्योंकि यह है अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। मेरा नाम विश्वेन्द्र सिंह है। आप सभी लोग अग्निपथ एकेडमी में उपस्थित हैं। हम प्रत्येक दिन की तरह आज फिर मैहुना सीरीज में उपस्थित हैं और इस मैहुना सीरीज के तहत आपको कुछ क्वेश्चन कराए जाते हैं। उसी परंपरा को निभाते हुए आज हम पुनः कुछ आपको नए क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन इतिहास से संबंधित हैं, विशेषकर प्राचीन। पहला क्वेश्चन है मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था, इसमें दंड विधान, मतलब मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में दंड विधान कैसा था। देखिए, आप ये बात समझ लिए, जहां भी मृत्यु दंड का प्रावधान हो उसे कठोर दंड विधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कठोर। तो मौर्यकालीन व्यवस्था में कठोर दंड विधान कैसा था? कठोर दंड विधान था। अब बात आती है, मौर्यकालीन व्यवस्था में दो न्यायालय थे, एक धर्मस्थयी न्यायालय और एक कंठशोधन न्यायालय। वर्तमान समय में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें भी दो न्यायालय हैं। एक को हम कहते हैं दीवानी न्यायालय या सिविल न्यायालय, दूसरे को कहते हैं आपराधिक या क्रिमिनल न्यायालय। तो हम इसी प्रकार इनको समझेंगे। जो धर्मस्थयी न्यायालय था वो क्या था? आपका दीवानी या सिविल न्यायालय। दीवानी या सिविल न्यायालय वो होते हैं जिनमें पैसे से संबंधित, धन से संबंधित, अर्थ से संबंधित, जमीन से संबंधित मामले सुने जाते हैं। और आपराधिक या क्रिमिनल न्यायालय वो होते हैं जहां पर किसी का मर्डर कर दिया जाए। जैसे एक लड़की है, उसने एक लड़के का मर्डर कर दिया, तो कहां जाएगा? वो आपराधिक न्यायालय माना जाएगा। लेकिन लड़की ने एक का पर्स मार लिया तो क्या माना जाएगा? वो कहीं नहीं जाएगा, पुलिस कूटेगी केवल उसे। लेकिन किसी की जमीन पर कब्जा कर लो तो वो सिविल न्यायालय है। छोटे मोटे केस तो केवल कूट के सही हो जाते हैं, बाकी केसों के लिए हम न्यायालय चले जाते हैं। कभी देखा जेब कतरा कोई सिविल कोर्ट में गया हो कि साहब इन्होंने जेब कट काटी थी? नहीं, पुलिस पर कौनियां हैं, तोड़ देते हैं उसे। तो अब कंठशोधन न्यायालय क्या है? आपराधिक न्यायालय। क्या है? आपराधिक न्यायालय। कैसा न्यायालय ये? आपराधिक या क्रिमिनल न्यायालय। अब राजुक कौन होता है? राजुक एक अधिकारी होता था जो जिला स्तर पर का न्यायाधीश। कौन होता था ये? जिला स्तर का न्यायाधीश। क्या कहते थे? राजुक। क्या कहते थे? राजुक कहा करते थे। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, इसका प्रमुख कौन होगा? इसके प्रमुख को कहते हैं प्रदेष्टा। क्या कहते थे? प्रदेष्टा, प्रतिष्ठा, ठा। और इसके न्यायालय को क्या कहते थे? इसके प्रमुख को कहते थे धर्मस्थ या व्यवहारिक। क्या कहते थे? धर्मस्थ या व्यावहारिक। धर्मस्थ या व्यावहारिक। राजुक, आपने राजुक लिख लिया। क्या होता था? जनपद स्तर पर न्यायाधीश। कौन होता था? जनपद स्तर पर न्यायाधीश। जनपद स्तर पर न्यायाधीश कौन होता था? उसे राजुक कहते थे। क्या कहते थे? ये तीनों ही चार क्वेश्चन हैं, ये अलग अलग परीक्षाओं में विभिन्न समयों पर पूछे गए हैं। तो आप इनकी इंपॉर्टेंस समझे। ऐसा ना हो आप पेपर देकर आए, आपके पेपर में आए, उसके बाद आप सोचें ओहो इंपॉर्टेंट था, पढ़ना भी था। ऐसा ना करें, ठीक है। पहले से इसे याद रखें। अब है अशोक के समकालीन श्रीलंका का शासक। अशोक के समकालीन श्रीलंका का शासक। अशोक का जब शासनकाल था उसमें बौद्ध धर्म का बहुत तेजी से प्रसार हुआ। जब बौद्ध धर्म का बहुत तेजी से प्रसार हुआ तो यह धर्म श्रीलंका भी पहुंचा। तो श्रीलंका में इस धर्म का बहुत तेजी से प्रसार हुआ तो अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका में धर्म प्रचार के लिए भेजा। अशोक ने जो उपाधि धारण की थी वही इसने उपाधि धारण की थी। इसका नाम क्या था? श्रीलंका के शासक का तिस्स। क्या नाम था? तिस्स। क्या नाम था इसका? तिस्स नाम था। और इसने जो उपाधि धारण की थी देवना प्रिय की। किसकी उपाधि धारण की थी? तिस्स ने देवना प्रिय की उपाधि। यही उपाधि किसने धारण की थी? अशोक ने भी धारण की थी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं अशोक के अलावा किसने देवना प्रिय की उपाधि धारण की? तो कौन था? तिस्स। इसके अलावा अशोक का भतीजा भी था, तो नाती, सॉरी, अशोक का कौन था? नाती। आगे आपको उसका भी नाम लिखाएंगे, लेकिन अभी दो नाम आ गए हैं तो तीसरा नाम आपको नहीं लिखाएंगे।
अब अशोक ने क्या किया, श्रीलंका किसे भेजा, क्यों भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। किसको भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र और पुत्री, किसे भेजा था, पुत्र और पुत्री को। अब पुत्री कौन था, पुत्री कौन थी, पुत्र का नाम था क्या था, संघमित्रा। क्या नाम था, संघमित्रा। पुत्री कौन थी, संघमित्रा। और पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र। कौन सा था, ट्रैक्टर चल रहा है आजकल, महेंद्र, उसी का महेंद्र। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। तो महेंद्र किसका नाम था, अशोक के पुत्र का नाम था, इसे श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। और संघमित्रा किसका नाम था, अशोक के पुत्री का नाम था, जिसको श्रीलंका कहां भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। और श्रीलंका का शासक उस समय कौन था, तिस। कौन था, जिसने देवना प्रिय की उपाधि धारण की थी। देवना प्रिय की उपाधि अशोक ने भी धारण की थी। समझ में आ गया। तो पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा विदेशी शासक था जिसने देवना प्रिय की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है देवी चंद्रगुप्तम। क्या है, देवी चंद्रगुप्तम एक पुस्तक का नाम है। यह पुस्तक किसने लिखी थी, यह पुस्तक लिखी थी विशाख दत्त ने। किसने लिखी थी, विशाख दत्त ने। देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक विशाख दत्त ने लिखी थी। यह पुस्तक, एक शासक है रामगुप्त। कौन थे, इसमें क्या है, रामगुप्त की कहानी दी गई है। क्या दी गई इसमें, रामगुप्त की कहानी दी गई है। आप सोच रहे होंगे जब इसमें रामगुप्त की कहानी दी गई है तो रामगुप्त का नाम क्यों नहीं आया, देवी चंद्रगुप्तम का नाम क्यों आया है। इसका कारण बताऊं, जिसे आप चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहते हैं, वो भारत के महान शासक रहे। उज्जैन में इनका मंदिर भी है। जब आप उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करने जाते हैं तो एक चंद्रगुप्त के नाम से, विक्रमादित्य के नाम से एक मंदिर है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य रामगुप्त के छोटे भाई थे। जब रामगुप्त पर शकों ने आक्रमण किया तो रामगुप्त को शकों ने आक्रमण किया तो शकों से रामगुप्त ने संधि कर ली। और संधि में उन्होंने उनकी पत्नी देवी को मांगा। किसको मांगा, देवी को मांगा। तो रामगुप्त ने संधि करके कहा कि एक महिला को दे दो, लेकिन राज्य तो बच जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय शिकार करने गए थे, आए तो मूड खराब हो गया, भाभी को कैसे दे दें। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त को पद से हटाया और देवी के माध्यम से खुद राजा बने और उन्होंने फिर शकों को हराया। शकों को हराने के बाद उन्होंने फिर अपनी भाभी से शादी कर ली। जो भाभी थी वो पत्नी बन गई। तो वही कहानी इसमें दी गई है देवी चंद्रगुप्तम में। क्या दी गई है, वही कहानी दी गई है। अब मैंने आपको ये कहानी ना बताया, केवल किताब का नाम लिखा देता तो आपको ध्यान नहीं रहता। अब आपको ये प्रेम कहानी की वजह से इस किताब का नाम ध्यान रहेगा। और विशाख दत्त ने, किसने लिखी है, विशाख दत्त की किताब और है मुद्रा राक्षस। कौन सी है, मुद्रा राक्षस। ये मैं आपको पहले लिखा भी चुका हूं, सबसे फेमस किताब है। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की उसके बारे में बताया गया है। लेकिन विशाख दत्त जो लेखक हैं वो गुप्त काल के हैं, लेकिन उन्होंने मौर्य काल की कहानी लिखी थी। और इसमें लगभग 1000 साल का अंतर है दोनों शासनों में। तो गुप्त काल के सिक्कों का इतिहास में सिक्कों की अधिक वैल्यू होती है, क्योंकि सिक्कों के माध्यम से ही हम बहुत सारी चीजों का पता लगाते हैं कि कौन सा राजा था, कैसा शासन था, किसने कैसे हराया। तो सिक्कों के बारे में क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो मैंने गुप्त काल में जितने भी सिक्के हैं सभी के नाम लिख दिए हैं। आप एक ही नजर में सारे सिक्कों को अपनी नजर में भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं, एक ही नजर में। जैसे सिक्का है दीनार। अब दीनार सिक्का है, सोचो किस धातु का सिक्का होगा। यह है सोने का सिक्का। किसका है ये, सोने का सिक्का। एक तो सिक्का किसका है, किस धातु का है, यह इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा, किस शासक ने उसे लॉन्च किया। लॉन्च समझते हो ना, किस चलवाया। आजकल लॉन्च होता है तब चलवाते थे। तो सोने का सिक्का है दीनार, इसे चलवाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने चलवाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या चलवाया था, सोने का सिक्का चलवाया था। चंद्रगुप्त प्रथम कौन थे, अगर मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त के पापा और चंद्रगुप्त द्वितीय के दादाजी थे। बात समझ में आ गया।
तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। अब ये पहले गुप्त शासक हैं जो सिक्का चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? तो आप लिख सकते हैं ये पहले गुप्त शासक हैं जिन्होंने सिक्के का प्रचलन किया, अपने नाम से सिक्के चलवाए। इसका मतलब कह सकते हैं पहले शासक थे अपने वंश के जो एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरे। कैसे उभरे? यहीं से गुप्त साम्राज्य का शिखर शुरू हुआ। क्या हुआ? उत्कर्ष शुरू हुआ। अब है लिच्छवी प्रकार के सिक्के और राजा रानी प्रकार के सिक्के। इनकी जो पत्नी थी वो लिच्छवी नरेश की पत्नी थी, पुत्री थी, इसलिए उन्हें लिच्छवी प्रकार के सिक्के और राजा रानी प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त ने चलवाए। किसने चलवाए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने चलवाए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। लिच्छवी प्रकार के सिक्के और राजा रानी प्रकार के सिक्के। राजा रानी का फोटो होता था इसमें, और लिच्छवी प्रकार के सिक्के के रानी का फोटो होता था। इसका मतलब महिलाओं की सही वैल्यू थी, ऐसा कूड़ा करकट नहीं समझा जाता था उन्हें। अब है अश्वमेध और वीणा प्रकार के सिक्के। अश्वमेध तो आप जानते होंगे, अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, उसमें घोड़ा छोड़ दिया जाता है। घोड़ा जहां जहां जाता है वहां वो किसका हो जाता है? राजा का हो जाता है। जैसे आपने रामचरितमानस में देखा होगा, राम ने घोड़ा छोड़ा था और लव और कुश ने उसे पकड़ लिया था। तो अश्वमेध प्रकार के सिक्के और वीणा प्रकार के सिक्के। आप एक सिक्का है जिस पर समुद्रगुप्त बैठे हुए वीणा बजा रहे हैं। क्या बजा रहे हैं? वीणा बजा रहे हैं। अब वीणा बजाने से एक बात आपको समझ में आएगी कि जो आपके समुद्रगुप्त थे उन्हें संगीत पसंद था, वो वीणा बजाना जानते थे। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले ऐसा शासक जो वीणा बजाना जानता था और ऑप्शन में समुद्रगुप्त हो, तो आप लगा सकते हो। ऐसा शासक जिसे संगीत पसंद है तो आप समुद्रगुप्त लगा सकते हो। तो अश्वमेध यज्ञ किया और वीणा बजाया। किसने बजाया? समुद्रगुप्त ने। किसने बजाया? समुद्रगुप्त ने। और व्याघ्र और सकारी प्रकार के सिक्के। कौन से? व्याघ्र और सकारी प्रकार के सिक्के। ये किसने चलवाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चलवाए थे। व्याघ्र और सकारी प्रकार के सिक्के चलाए थे। अब ये आप इसमें रह गया रूपक। क्या रह गया? रूपक। रूपक एक चांदी का सिक्का था। क्या था ये? चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का। क्या था ये? चांदी का सिक्का था। इसे भी किसने चलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। किसने चलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त द्वितीय चलाया था। अब आप सोचिए, व्याघ्र और सकारी प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य चला रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले व्याघ्र नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो आप आंसर लगा पाओगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अब पूछ ले सकारी नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो क्या लगाओगे आप? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इसने सकारी अपने आप को क्यों घोषित किया? क्योंकि इसने शकों को हराया था। किसको हराया था? शकों को हराने के बाद इसने सकारी उपाधि धारण की। ये व्याघ्र सकारी इसकी क्या है? उपाधियां हैं। क्या है ये? उपाधियां हैं। अगला है सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए? गुप्त शासकों ने। किसने चलवाए? गुप्त शासकों ने। यहां पर मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है क्योंकि इसमें सबसे अधिक कंफ्यूजन होता है। सर्वाधिक सोने के सिक्के तो गुप्त शासकों ने चलवाए थे, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? ये था कनिष्क। कौन था ये? और कनिष्क कौन था? कुषाण वंश का शासक। किसका था? कुषाण वंश का शासक। ये क्या था? कुषाण वंश का शासक। अगर आपने एक दक्षिण भारत की मूवी देखी हो जिसमें एक हीरो है जो पाकिस्तान में अपने दादाजी का खजाना घूमने जाता है ढूंढने, उसमें जैकपॉट के नाम से मूवी है कोई, तो जैकपॉट के नाम से मूवी, उसमें जो शासन दिखाया है वो किसका दिखाया है? कनिष्क का शासन दिखाया है। किसका शासन दिखाया है? कनिष्क का। तो इससे हम समझ सकते हैं मूवी से कि कनिष्क का शासन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी रहा होगा। समझ में आ गई बात? सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे, जहां पर सोने के सिक्के के आधार पर हम यह पता लगा सकते हैं कि किस काल में व्यापार अच्छा था। ये हम इससे पता लगा सकते हैं कि कुषाण काल में जो व्यापार था गुप्त काल से अच्छा था, क्योंकि सोने की जो शुद्धता थी वो अच्छी थी, लेकिन गुप्त काल में सोने की शुद्धता थोड़ी कम हो गई। इसका मतलब व्यापार भी कम हुआ। अब है मयूर प्रकार के सिक्के। आपने एक नाम सुना होगा कुमार गुप्त का, इन्होंने चलाए थे। और वृषभ प्रकार के सिक्के इनके पुत्र स्कंद गुप्त ने।
किसने चलाए थे? स्कंदगुप्त ने। हिंदी साहित्य में एक स्कंदगुप्त नाम से एक नाटक भी है, आप बहुत अच्छा नाटक है, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन समस्या एक ही रहेगी कि आपको उसकी भाषा समझ में आ जाएगी। तो वो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, और जयशंकर प्रसाद की भाषा जो समझ गया वो दुनिया की हर चीज समझ जाता है। अब है अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का आइंस्टीन या लूथर किसे कहते हैं? एक व्यक्ति हुआ नागार्जुन। कौन हुए? नागार्जुन। ये नागार्जुन आधुनिक काल के कवि नहीं है, ये नागार्जुन एक बौद्ध भिक्षु है। कौन है ये? बौद्ध भिक्षु। आपने एक नागार्जुन और सुने होंगे जो जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, वो वाले नागार्जुन नहीं है, वो भी बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, उन्होंने कई बहुत ही संवेदनापूर्ण कविताएं लिखी हैं, लेकिन ये नागार्जुन प्राचीन काल में है। इन्होंने नागार्जुन आया तक बौद्ध सिद्धांत दिया था, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी दिया था, इसलिए ना आइंस्टीन लूथर पता नहीं क्या क्या कहा गया, इनको कोई बहस में हरा नहीं पाता था। नागार्जुन को बहस में कोई हरा नहीं सकता था, इतना ज्ञान था इनके पास। हमने अपने ज्ञान को खो दिया समय के साथ, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू नहीं की। जैसे आप लोग इस क्लास में आते हैं और पढ़ते नहीं हैं और इस क्लास की वैल्यू नहीं करते हैं, उसी प्रकार हमारे देश ने नागार्जुन जैसे लोगों की वैल्यू नहीं की और उनके ज्ञान को छोड़ दिया। और जैसे आप ज्ञान छोड़ते जाएंगे, आप कहां करते जाएंगे? गर्त में चलते जाएंगे, और एक दिन ऊपर आपके जमीन होगी, आप अंदर होंगे, आपको कोई नहीं जान रहा होगा, एक पेड़ उगेगा केवल आप। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको मेहनत भी करनी होगी। मैं एक बार पुनः इनका रिवीजन करा देता हूं। जो मैं ये आपको 1 मिनट का रिवीजन कराऊंगा, जल्दी आपको बूस्टर के रूप में ये छोटी छोटी क्लासें मिलने लगेंगी, लेकिन इसके लिए आपको रेस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में दंड विधान कठोर था। धर्मस्थयी न्यायालय को दीवानी या सिविल न्यायालय थे, इसके प्रमुख को धर्मस्थ या व्यावहारिक कहते थे। कंठशोधन न्यायालय आपराधिक न्यायालय था, इसका प्रमुख प्रदेष्टा कहलाता था। राज्यों के जनपद स्तर पर न्यायाधीश राजुक क्या था? जनपद स्तर पर न्यायाधीश को राजुक कहते थे। अशोक के समकालीन श्रीलंका का शासक तिस था, जिसने देवना प्रिय की उपाधि धारण की थी। अशोक ने भी देवना प्रिय की उपाधि धारण की थी। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपनी पुत्री और पुत्र को भेजा। पुत्री का नाम संघमित्रा और पुत्र का नाम महेंद्र था। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की रचना है, इसमें रामगुप्त की कहानी दी गई है। वास्तव में इसमें कहानी देवी की, जो रामगुप्त की पत्नी थी, और चंद्रगुप्त की कहानी दी गई, चंद्रगुप्त द्वितीय कहानी दी गई है। गुप्त काल में सिक्कों का इतिहास, दीनार सोने सिक्के कहते थे, जो चंद्रगुप्त प्रथम के समय चलाया गया। लक्ष्मी प्रकार के सिक्के और राजा रानी प्रकार के सिक्कों को चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। अश्वमेघ और वीणा प्रकार के सिक्कों को समुद्रगुप्त ने चलाया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। रूपक एक चांदी का सिक्का था, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चलाया था। व्याघ्र और सकारी प्रकार के सिक्कों को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चलाया था। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलवाए, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासक कनिष्क ने चलाए थे। मयूर प्रकार के सिक्के कुमारगुप्त ने, और वृषभ प्रकार के सिक्के स्कंदगुप्त ने चलवाए थे। प्राचीन भारत का आइंस्टीन और लूथर नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन एक बौद्ध भिक्षु थे। इस प्रकार हमने मैं हूं ना सीरीज में कुछ क्वेश्चनों को देखा। आप इन क्वेश्चनों का बार बार रिवीजन कीजिए। ये वो क्वेश्चन है जो आप अगर याद कर लेंगे तो पेपर में जब पेपर दे रहे होंगे तब ये क्वेश्चन कहेंगे, मैं हूं ना तू डर मत। तो आपको डर ना लगे परीक्षा में, इसलिए क्या कहेंगे ये, मैं हूं ना, और आपका हाथ पकड़ेंगे, वो आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएंगे। इसलिए आप मेहनत करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।